हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z ज्ञान में। और मैं हूं पीके सिंह। आज आपके लिए लाया हूं एक हिस्ट्री का महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो हम लोग बात करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद की संपूर्ण कहानी को, क्या हुआ और कैसे हुआ। इसके आज हम लोग टॉप 50 ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे जो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, यूरोपियन नेशन के लोग झंडा लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन हम लोग का पहला क्वेश्चन ये है कि टॉप 50 क्वेश्चन की बात करेंगे। और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कर है कि राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है। जल्दी जल्दी बता दीजिए। अब राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है? तो राष्ट्रवाद का अर्थ है राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्र के प्रति समर्पण और राष्ट्र के प्रति हमारा जागरूकपनता। ये सब राष्ट्रवाद कहलाता है। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन कर है कि भारत में फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। बताइए जल्दी जल्दी, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। 1789 ईस्वी में हुई थी। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था। जल्दी बताइए कि फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था। तो फ्रांसीसी क्रांति का नारा स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा था। ऑप्शन ए, आओ कभी हवेली पर, इज द राइट आंसर। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेपोलियन बोनापार्ट VVI क्वेश्चन है सर। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। तो नेपोलियन बोनापार्ट सेनापति था। जल्दी से आप लोग बताइए कि नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ था। जन्म बताइए। तो नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त को हुआ था 1769 ईस्वी में। 1769 ईस्वी में नेपोलियन का जन्म हुआ था। यह राजा कब बना था। तो नेपोलियन बोनापार्ट 1801 ईस्वी में राजा बना था। कहीं कहीं 1804 दिया रहता है। 1804 ईस्वी में राजा बना था और उसने नेपोलियन संहिता लागू किया था। नेपोलियन संहिता लागू किया था। चलिए, पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नेपोलियन संहिता कब लागू हुई। जल्दी जल्दी बताइए कि नेपोलियन संहिता कब लागू हुई। तो नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में लागू हुई। हम लोगों ने ऊपर बात की थी कि 1804 ईस्वी में नेपोलियन राजा बना था और नेपोलियन संहिता लागू किया। चलिए, छठवां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। छठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण के जनक कौन थे। जल्दी जल्दी बताइए कि जर्मनी के एकीकरण के जनक कौन थे। तो जर्मनी के एकीकरण के जनक बिस्मार्क थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इन्होंने रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किया था, आप लोग को पता होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण में जुड़ा नेता कौन था। निम्न में से कौन सा नेता इटली के एकीकरण में जुड़ा था। तो इटली के एकीकरण में गैरीवाल्डी जुड़ा हुआ था। शिवगामी देवी इज द राइट आंसर। गैरीवाल्डी को लहकता हुआ तलवार कहा जाता था। तलवार कहा जाता है। पूछेगा कभी क्वेश्चन में आता है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। तो लाल कुर्ती का गठन गैरीवाल्डी ने किया था। चलिए, आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी। ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यंग इटली की स्थापना किसने की थी। तो यंग इटली की स्थापना जोसेफ मेजनी ने की थी। बाहुबली इज द राइट आंसर। पूछेगा कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। तो यंग यूरोप की स्थापना भी मेजनी ने की थी। ये पूछेगा कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि यंग इटली की स्थापना कब हुई थी। तो 1831 ईस्वी में हुई थी। यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी। तो 1834 ईस्वी में हुई थी। चलिए, नौवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वियना कांग्रेस कब बना था। तो वियना कांग्रेस ऑप्शन सी 1815 ईस्वी में बना था। वियना सम्मेलन देता है, सम्मेलन कभी कभी वियना सम्मेलन, वियना संधि भी दे देता है। तो सबका आंसर 1815 होगा। चलिए, 10वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वियना कांग्रेस का उद्देश्य क्या था। जल्दी बताइए, वियना कांग्रेस का उद्देश्य क्या था। तो वियना कांग्रेस का उद्देश्य पुरानी राजशाही में बल देना, मतलब पुरातन व्यवस्था को वापस लाना था। वियना कांग्रेस का उद्देश्य यही था।
चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी। तो वियना कांग्रेस की अध्यक्षता मेटरनिख ने की थी। किसने। मेटरनिख ने की थी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस सदी में हुआ। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस सदी में हुआ। तो ये भी बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ। तो 19वीं सदी में हुआ। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए जल्दी 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इटली पहले कितने राज्यों में बटा था। तो इटली पहले 7 राज्यों में बटा था। पूछेगा कि जल्दी जल्दी बताइए कि पूछेगा कि सर्डिनिया के राजा कौन थे। सर्डिनिया के राजा कौन थे। तो सर्डिनिया के राजा इमैनुअल थे। सर्डिनिया इटली में था। अब बताइए 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जर्मनी पहले कितने राज्यों में बटा था। तो जर्मनी पहले 39 राज्यों में बटा था। इसे 39 राज्यों का संघ किसने बनाया था। तो नेपोलियन ने बनाया था। 39 राज्यों का संघ। शिगामी देवी इज द राइट आंसर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ब्लड एंड आयरन नीति किससे संबंधित है। तो ब्लड एंड आयरन नीति बिस्मार्क से संबंधित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। शिगामी देवी को लॉक कर दिए। रक्त और लौह कहा जाता है ब्लड एंड आयरन को। रक्त और लौह ज़्यादा अधिक आता है। चलिए इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ। जल्दी जल्दी बताइए इटली का एकीकरण कब हुआ था। इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ। ये गलत आंसर है। 1871 ईस्वी में हुआ। किस संधि के बाद। तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी तब जाके इटली का एकीकरण पूरा हुआ। पूछेगा जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। तो जर्मनी का एकीकरण भी 1871 में हुआ था। वही संधि हुआ था जो ऊपर हमने बात किया था, फ्रैंकफर्ट की संधि। पूछेगा 18 नंबर क्वेश्चन जर्मनी का सम्राट कौन बना। बताइए जर्मनी का सम्राट कौन बना। तो जर्मनी का सम्राट विलियम प्रथम बने। जर्मनी का सम्राट कौन बना। तो जर्मनी का सम्राट विलियम प्रथम बना। उसका प्रधानमंत्री कौन था। प्रधानमंत्री वही बिस्मार्क चाचा जी थे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पूछेगा 1848 की क्रांति किससे जुड़ी हुई है। तो 1848 की क्रांति राष्ट्रवाद और उदारवाद से जुड़ी हुई है। ऑप्शन बी बाहुबली इज द राइट आंसर। चलिए जल्दी जल्दी बता दीजिए कि 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रवाद का प्रतीक जर्मनिया किस देश से संबंधित था। तो राष्ट्रवाद का प्रतीक जर्मनिया ऑप्शन सी जर्मनी का प्रतीक था। ऑप्शन सी जर्मनी का प्रतीक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि फ्रांस में राष्ट्रवाद का प्रतीक कौन है। तो फ्रांस में राष्ट्रवाद का प्रतीक मरियान है। ऑप्शन बी फ्रांस में राष्ट्रवाद का प्रतीक मरियान है। बाहुबली को हम लोग लॉक कर दिए। बाहुबली ऑप्शन बी मतलब बाहुबली। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ा। तो राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा प्रभाव वहाँ की जनता पे पड़ा। जनता बहुत अधिक बेहाल हो गई थी। शिगामी देवी को हम लोग लॉक कर दिया। ऑप्शन सी। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में किसका योगदान नहीं था। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में औद्योगिकरण का विकास नहीं था। उद्योग धंधों के लिए वहाँ की जनता, स्थानीय जनता का बहुत बड़ा योगदान था। चलिए जल्दी जल्दी से देख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रोमांटिकवाद किससे जुड़ा है। तो रोमांटिकवाद ऑप्शन बी कला और संस्कृति से जुड़ा था। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लोकगीत और लोक कथाएं किस आंदोलन से जुड़ी थी। भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लोकगीत और लोक कथाएं राष्ट्रवाद से जुड़ी थी। ऑप्शन बी द राइट आंसर। बाहुबली को लॉक कर दिए हम लोग।
चलिए एगो मोटिवेशनल है। किसी ने क्या ही खूब कहा है कि मेरे पेट में जो खंजर की संख्या थी वो इतनी थी जितना हमने अपने गले से लगाया था। समझे? नहीं समझे फिर से समझ लीजिए। किसी ने क्या ही खूब कहा है कि मेरे पेट में जितने खंजर गोभी गई थी वो खंजर की संख्या उतनी थी जितने मैंने लोगों से गले लगाया था। मतलब अपने दोस्त ही गद्दार हो जाते हैं कभी कभी, इसीलिए संभल के रहना है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ग्रीस ने स्वतंत्रता किससे प्राप्त की? तो ग्रीस ने स्वतंत्रता ऑप्शन सी तुर्की से प्राप्त की। शिवगामी देवी इज द राइट आंसर। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, ग्रीस कब स्वतंत्र हुआ? जल्दी बताइए कि ग्रीस कब स्वतंत्र हुआ? तो ग्रीस ऑप्शन बी 1832 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ। ग्रीस कब स्वतंत्र हुआ? तो ऑप्शन बी 1832 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रवाद के किस विचार को बढ़ावा दिया? राष्ट्रवाद ने किस विचारधारा को बढ़ावा दिया? तो राष्ट्रवाद ने लोकतंत्र का बढ़ावा दिया। लोकतंत्र या जनतंत्र कुछ भी कर लीजिए, बढ़ावा दिया। ऑप्शन बी द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का प्रमुख कारण क्या था? तो यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का प्रमुख कारण सांस्कृतिक एकता था। क्या था? सांस्कृतिक एकता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रवाद का विरोध किसने किया? तो राष्ट्रवाद का विरोध राजतंत्र ने किया। जो वहाँ के राजा थे उन्होंने किया। राजतंत्र के खिलाफ विरोध हुआ था। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, इटली के एकीकरण में किस राज्य की प्रमुख भूमिका थी? तो इटली के एकीकरण में सार्डिनिया की प्रमुख भूमिका थी। सार्डिनिया के राजा कौन थे? तो विक्टर इमैनुअल थे। हम लोगों ने ऊपर बात किया था, विक्टर इमैनुअल थे। इमैनुअल थे। उनके प्रधानमंत्री कौन थे? उनके प्रधानमंत्री काबूर थे, काउंट काबूर थे। वो बहुत महान कूटनीतिज्ञ थे। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इटली का राजा कौन बना? तो इटली का राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय बना। ऑप्शन सी शिवगामी देवी इज द राइट आंसर। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रवाद किस भावना पर आधारित है? तो जो राष्ट्रवाद है ऑप्शन सी राष्ट्रीय भावना पर आधारित है। शिवगामी देवी इज द राइट आंसर। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रवाद के ने किसे कमज़ोर किया? तो राष्ट्रवाद ने ऑप्शन सी राजशाही को कमज़ोर किया। राजशाही को कमज़ोर किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। 35 नंबर क्वेश्चन कर है कि राष्ट्रवाद का संबंध किससे है? तो राष्ट्रवाद का संबंध भूमि, जनता, सरकार, इन सभी से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से माना जाता है? तो यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रारंभ फ्रांस से माना जाता है। ऑप्शन सी शिवगामी देवी इज द राइट आंसर। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन को देखिए जल्दी। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रवाद का प्रसार किसके द्वारा हुआ? तो राष्ट्रवाद का प्रसार लेखकों और कवि द्वारा हुआ। तो प्रमुख लेखक का नाम बता दीजिए कुछ, जिससे मैक्सिमम गोर्की थे, जैसे में रसेल थे, जैसे में और कुछ बता दीजिए, जैसे में मेंटेस्क्यू ये सब थे वहाँ के राष्ट्र कवि। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में शिक्षा का योगदान था। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में शिक्षा का क्या योगदान था? तो यूरोप के राष्ट्रवाद में शिक्षा का सकारात्मक योगदान था। जाहिर सी बात है, अगर शिक्षित लोग रहेंगे तो वहाँ पर राष्ट्रवाद जल्दी आएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रवाद के किस प्रकार की सरकार को बढ़ावा दिया? राष्ट्रवाद ने किस प्रकार की सरकार को बढ़ावा दिया? तो राष्ट्रवाद ने ऑप्शन बी लोकतांत्रिक सरकार को बढ़ावा दिया। बाहुबली को हम लोग लॉक कर दिए। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए।
40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जल्दी देखिए 40 नंबर कह रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का मुख्य परिणाम क्या था। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का मुख्य परिणाम एकीकरण था। किसको एकीकरण? यूरोप का एकीकरण अलग अलग खंडों में बटा हुआ था मेटरनिक युग के कारण। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद हुआ। तो जर्मनी का एकीकरण प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ। ऑप्शन बी बाहुबली इज द राइट आंसर। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फ्रांस प्रसा युद्ध कब हुआ। फ्रांस और प्रसा का युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध को क्या कहा जाता है? इस युद्ध को सेडोन का युद्ध कहा जाता है। सेडोन का युद्ध। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रवाद के किस भावना को जन्म दिया। राष्ट्रवाद ने किस भावना को जन्म दिया। तो राष्ट्रवाद ने ऑप्शन ए एकता को जन्म दिया। चलिए अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रवाद में यूरोप में राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा लाभ क्या था। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा लाभ ऑप्शन बी राष्ट्रीय एकता था। यूरोप में राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा लाभ क्या था? राष्ट्रीय एकता। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रवाद का प्रतीक भारत में क्या है। तो राष्ट्रवाद का प्रतीक भारत में भारत माता है, जिसे हम लोग बहुत मानते हैं। ऑप्शन सी शिवगामी देवी इज द राइट आंसर। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रवाद किस विचारधारा से जुड़ा है। तो जो राष्ट्रवाद है वो उदारवाद विचारधारा से जुड़ा है। ऑप्शन ए आओ कभी हवेली पे इज द राइट आंसर। 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद से किसका पतन हुआ। यूरोप में राष्ट्रवाद से सामंतवाद का पतन हुआ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रवाद ने किसे मजबूत किया। तो जो राष्ट्रवाद है वह जनता को मजबूत किया, जनता को एकत्रित किया, जनता के बीच विचारों का मतभेद को दूर किया। 49 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहले किस वर्ग में जगी। तो राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहले मध्यम वर्ग में जगी। मध्यम वर्ग में क्यों जगी? क्योंकि वह शिक्षित थे, मध्यम वर्ग अधिक शिक्षित थे। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रवाद का अंतिम लक्ष्य क्या है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, स्वतंत्रता प्राप्ति करना। राष्ट्रवाद का उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति करना। चलिए आज का वीडियो कैसे लगा जल्दी जल्दी कमेंट में बता दीजिए। अगर नए हैं तो इस चैनल को क्या कर दीजिए, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को क्या करिए, वीडियो को जल्दी जल्दी आप लोग लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले खुश रहिए और खुशी रहिए।